देखिए, अब आपकी कंपलसरी हिंदी जो कि सामान्य बोलो, जनरल बोलो, बात एक ही है। पहला पाठ कहानी था सुदर्शन का, जो आपको मैंने बता दिया, उसकी मूल संवेदना, मूल उद्देश्य और जो कहानी होती है उनकी तात्विक समीक्षा ज़्यादातर करवाई जाती है। वो पॉइंट मैंने आपको दिखा दिए हैं। और बाकी सिलेबस अगर चेंज होके आएगा सेमेस्टर के हिसाब से तो फिर वो देखा जाएगा क्या आएगा। अभी कोई सिलेबस नहीं आया है क्योंकि सेमेस्टर लागू हो गया है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में नहीं। सेकेंड ईयर में अगली साल होगा, फिर थर्ड ईयर में होगा, एक एक क्लास बढ़ेगा। तो सेमेस्टर में जो भी चेंज होगा वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जब तक अपने पास भी उपलब्ध हैं पिछली बुक लास्ट ईयर की, उन्हीं के हिसाब से अपन अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रखते हैं। तो देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आपकी सामान्य हिंदी का ही दूसरा पाठ है, जो कि क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो एक निबंध है, जो गद्य की विधा है उस विधा में लिखा गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, अब इस पर एक क्या है, मानवीय दृष्टिकोण रखा है उन्होंने। नाखून ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में एकदम ये सारी बात आ गई हो, इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा ये बात क्यों आई है, क्योंकि विचारात्मक निबंध है ये। विचारात्मक का मतलब इन सारी चीज़ों पर बहुत विचार, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व, ये सारी चीज़ें होती हैं। जब जाके विचार के माध्यम से उन चीज़ों का निष्कर्ष निकाला जाता है, तो वही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया है। तो देखिए, सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद का जो जीवन परिचय है उस पर अपन प्रकाश डाल लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद नाम तो सुना है आपने? दो हैं हजारी प्रसाद, द्विवेदी जी दो हैं। एक तो द्विवेदी युग जो आधुनिक काल में आता है, जो भारतीय युग के बाद आता है, वो तो कौन सा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। जो आधुनिक काल के अंतर्गत अलग से युग चला है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। और ये भी जिन्होंने ज़्यादातर जो अपनी हिंदी भाषा का विकास हुआ था उसमें अनेक तरह की जो सुधार का काम किया था, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी सुधारवादी युग से नाम से जानते हैं उसको। लेकिन ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। दोनों की जीवन में काफ़ी अंतर है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं दोनों भाई हो, ऐसा नहीं है। द्विवेदी लगा है द्विवेदी। अब देखिए, आचार्य लगा है, आचार्य का मतलब है कि किसी भी चीज़ में जो प्रोफेसर होते हैं ना कॉलेजों में, हिंदी में इनको आचार्य बोलते हैं। जो स्पेशलाइजेशन जो हो जाता है सब्जेक्ट में उसको आचार्य के नाम से ही जाना जाता है। वैसे आचार्य इनके पीछे लगने का कारण क्या है कि संस्कृत पढ़ी है। और वैसे अपन मोटे तौर पे देखते हैं तो जो संस्कृत से आचार्य करते हैं उनके पीछे ही आगे आचार्य लगता है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जिन्होंने निबंध गद्य की विधा का रूप आपके सामने नाखून क्यों बढ़ते हैं उनके विषय में अपने विचार लिखे हैं। लेकिन उससे पहले आचार्य हजारी प्रसाद जी का जन्म और मृत्यु, सबसे पहले उनका जीवन परिचय आप देख लें। जन्म के कहाँ दिखाया है? बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश जन्म जो दिया है वो कितना है? 1960। जगह का नाम क्या है? बलिया, उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश कहो यूपी कहो बात वही। बलिया उत्तर प्रदेश। जगह का नाम दिया है आरत के दुबे, छपरा, ये जगह का नाम है। ये छपरा, इस छपरा में भी जगह का नाम दिया है ओजबलिया नामक ग्राम दिया है। ओजबलिया नामक स्थान पर छपरा, ये सिटी है छपरा, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर है बलिया। तो वहाँ के इनका जन्म दिखाया है बलिया उत्तर प्रदेश। आरत के दुबे छपरा ओजबलिया नामक स्थान पर 1907 में इनका जन्म हुआ है। और मृत्यु कितनी दी दिखाई है? 1979।
ये मृत्यु दिखाई है इनकी दिल्ली में, क्योंकि लास्ट में ये दिल्ली में आकर रहे हैं, तो दिल्ली में इनकी मृत्यु दिखाई है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो मूल नाम है वो क्या है? वो है वैद्यनाथ द्विवेदी। वैद्यनाथ द्विवेदी है इनका मूल नाम, लेकिन काव्य रचना जो की हैं, जो नाम मिलता है उसमें यह आचार्य हजारी प्रसाद, ये बचपन का नाम है इनका। क्यों बचपन में अपन भी जानते हैं कि बचपन में नाम दूसरा रख देते हैं, फिर दूसरा रख देते हैं, तो उसी तरह का नाम है। तो बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी है। वैसे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद नाम से इनको जाना जाता है, जिनका जन्म 1907 बलिया यूपी उत्तर प्रदेश आरत के दुबे छपरा कोज बलिया नामक ग्राम में हुआ है। मृत्यु दिल्ली में हुई है। पिताजी दिखाए इनके, पिता कौन है? अनमोल द्विवेदी। अनमोल द्विवेदी। और माँ दिखाई है इनकी, माता का नाम है ज्योतिषमती। ज्योतिषमती। ये इनका जीवन परिचय है। अब देखिए, इसके बाद बात आती है, तो फिर क्या आती है कि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं जो हैं, इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं किस युग के हैं? तो युग जो दिया है ये किसी युग में दिखाए आधुनिक युग में ही है, लेकिन इसमें दिया है शुक्लोत्तर युग में दिखाए हैं। जैसे सुदर्शन के विषय में भी तो आया था कि वो किसके युग समकालीन थे? मुंशी प्रेमचंद और प्रसाद जी का युग दिखाया था, मैंने बताया था आपको। तो उसी तरह से ये युग दिया है, तो शुक्लोत्तर युग के लेखकों में आते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद क्या है? एक जिनको कहते हैं अपन कि एक इतिहासकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। इतिहासकार, एक लेखक के रूप में भी इनको जाना जाता है, एक उपन्यास के रूप में भी इनको जाना जाता है। उपन्यासकार, इतिहासकार, इतिहास से जुड़ी हुई कुछ काव्य रचनाएं हैं, इसलिए इतिहासकार। और क्या है? आलोचना का भी इनको कहा जाता है, क्योंकि कुछ रचनाएं हैं जिनके विषय में इन्होंने आलोचना की है, जिसमें सूर साहित्य है, कबीर है, उनके विषय में। तो और का है एक संपादक के रूप में भी इनको जाना जाता है, क्योंकि संपादक जो शांति निकेतन विश्व भारती नामक पत्रिका थी, उनका संपादन भी इन्होंने किया था। तो एक इतिहासकार, लेखक, उपन्यासकार, आलोचनाकार और संपादक के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाना जाता है। ये इनका थोड़ा सा परिचय है। ये सारी चीज़ अगर याद हो आपको तो सारी चीज़ लिखने में सुगमता रहती है। अब देखिए, हटा दो इसको। प्रमुख रचनाएं क्या क्या लिखा है इन्होंने? तो देखिए, इससे पहले थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे जन्म दिया है कि
छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। तो जो आचार्य इनके पीछे लगा है उसके पीछे ये है कि संस्कृत इनके एक पैतृक, जिसे अपन मानो ज्योतिष शास्त्र का इनके परिवार में अच्छा ज्ञान था, उसी के प्रभाव से प्रभावित होकर उन्होंने संस्कृत ली। और संस्कृत पढ़ने के लिए 1930 में ये कहाँ है, काशी विश्वविद्यालय, जिसको BHU बोलते हैं, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU आए 1930 में। इन्होंने आचार्य की जो परीक्षा है वो पास की, उसी के बाद से इनके नाम के आगे आचार्य लगा है। और 1930 में दिया है। कहाँ गए थे ये? शांति निकेतन, शांति निकेतन, दूसरा नाम विश्व भारती, सुना होगा आपने। शांति निकेतन जो कि किसने स्थापित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन स्थापित किया था। उसमें 1930 से लेकर 1950 20 वर्ष इन्होंने क्या काम किया था? अध्यापन कराने का काम किया। अध्यापन 1930 से 1950 कहाँ गए थे ये? शांति निकेतन, शांति निकेतन, शांति निकेतन जिसको क्या कहते हैं? विश्व भारती। किसके उस पर गए थे? रविंद्रनाथ टैगोर के कहने से यहाँ काम क्या किया था उन्होंने? अध्यापन। अध्यापन का मतलब जानते हो? पढ़ाई करना नहीं, पढ़ाना। अध्ययन होता है पढ़ना, अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाना। तो टीचर बन के गए। वो किसके निमंत्रण पर गए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। क्योंकि स्थापित किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो उन्हीं के निवेदन पर यह अध्यापन का कार्य विश्व भारती में करवाया था, जो 1930 से लेकर 1950 में गए थे। उसके बाद ये जो आए हैं, उसके बाद इन्होंने जो अध्यापन का कार्य किया है, इसके बाद वो कहाँ किया था? काशी, काशी हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में अध्यापन प्रोफेसर का काम किया है। और उसके बाद में फिर ये कहाँ गए हैं? फिर अध्यापन इन्होंने करवाया है। उसके बाद में ये चंडीगढ़, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में भी इन्होंने क्या किया है? पढ़ाई का काम, पढ़ाने का काम किया है। और D.Litt जो दिया है, D.Litt की जो उपाधि इनको दी है, उपाधि वो किसने दी है? लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय ने D.Litt की मानद उपाधि, जो उपाधि है वो दी गई है। और इसके बाद इनको पुरस्कार के रूप में नवाजा गया है। क्या है? एक पद्मश्री है, पद्मश्री ये पुरस्कार है। पद्मश्री मिला है इनको 1957 में। और एक लिखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये कब मिला है? ये 1973 में मिला है। 1973 किस कौन सी काव्य रचना के लिए मिला था इसको? वो दिया है आलोक पर्व, इनकी काव्य रचना है ये आलोक पर्व। उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1973 में दिया, पद्मश्री से नवाजा 1957 में। D.Litt की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने काम किया, अध्यापन कराने का काम किया है। तो चंडीगढ़ है, लखनऊ है, काशी विश्वविद्यालय में ये क्या रहे? अध्यापन का मतलब है कि प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर। क्योंकि कॉलेजों में जो पढ़ाते हैं वो प्रोफेसर के नाम से ही उनको जाना जाता है। 12वीं तक जो पढ़ाते हैं उनको लेक्चरर बोलते हैं। तो प्रोफेसर का काम इन्होंने इन विश्वविद्यालयों में किया है। शांति निकेतन में शुरुआत में 30 से 20 रविंद्रनाथ टैगोर के निमंत्रण पर ये पहुँचते हैं। शांति निकेतन विश्व भारती जिसको नाम से जाना जाता है। तो ये और इनकी संक्षिप्त जानकारी थी। उसके बाद आगे बढ़ूँ।
नीचे नीचे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में मिला है, जो किस काव्य रचना के लिए मिला है? आलोक पर्व, अच्छी काव्य रचना है इनकी, उसके लिए मिला है। और पद्म श्री जो मिला है वो 1957 में इनको मिला है। बाकी सामान्य जानकारी है जो आपको मैंने जन्म मृत्यु से संबंधित आपको बता दी है, और ये इनकी जानकारी है। इसके बाद फिर अपन प्रमुख काव्य रचना जो है उनके विषय में थोड़ा सा बात करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले आप इसको जल्दी से नोट कर दो। ऊपर से तो मिटा दूं? बस अब देखिए प्रमुख रचनाएं हैं, उनको थोड़ा सा क्या क्या चीज लिखा है। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया है? संपादक का काम किया है। संपादक किसका किया है? ध्यान रखना, विश्व भारती, विश्व भारती पत्रिका के संपादक के रूप में इन्होंने काम किया है। और एक दिया है नवीन भारती ग्रंथमाला, नवीन भारती ग्रंथमाला। ये दो पत्रिकाओं का इन्होंने क्या काम किया है? संपादक का काम किया है। दूसरी चीज, उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। उपन्यास का नाम दिया है अनाम दास का पोथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये इनके उपन्यास हैं जो लिखे गए हैं इनके द्वारा। इसके बाद में और जो लिखा है इन्होंने, निबंध लिखे। निबंध में कौन कौन से हैं? अशोक के फूल, कुटुज, कुटुज, विचार, प्रभाव, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, कल्पलता, कल्पलता, ये सारे के सारे इनके द्वारा लिखित निबंध हैं, जिनको हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सिलेबस के अंतर्गत रखा जाता है। अशोक के फूल, कुटुज, विचार प्रवाह, विचार, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, कल्पलता, ये जो निबंध हैं, ध्यान रखना, ये जो निबंध है ना आपका, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसमें ध्यान रखना ये किससे लिया गया है? कल्पलता, कल्पलता निबंध संग्रह, इसमें लिखना कल्पलता निबंध संग्रह से लिया गया है। ये अलग अलग, क्योंकि एक ही संग्रह में दो दो चार चार पांच निबंध रखे हैं उन्होंने, तो ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके ऊपर जो अपना विचार व्यक्त किए हैं उन्होंने, तो ये कल्पलता नामक संग्रह है इनका निबंध का, उसमें से लिया गया है। ये आपको व्याख्या में लिखने के लिए, जानकारी के लिए ध्यान रखना।
है नवीन भारती ग्रंथा माला ग्रंथमाला। इतिहास के रूप में इन्होंने लिखा है। हाँ, हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखना, इतिहास मत लिखना, आदिकाल। ये आदिकाल इन्होंने दिया था हिंदी साहित्य के इतिहास में नाम। दूसरी चीज लिखा है इन्होंने इसमें, नहीं अभी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास। और तीसरी चीज लिखी है इन्होंने, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। और पांचवी चीज इन्होंने जो आलोचना लिखी है, उस आलोचनाओं में दिया है सूर साहित्य, सूर साहित्य, कबीर, कबीर। एक दिया है संदेश रासक, संदेश रासक। एक दिया है पृथ्वी राज रासो, पृथ्वीराज रासो। इनका संपादन आलोचनात्मक रूप में इन्होंने किया है। और संदेश रासक और पृथ्वीराज रासो है ना, ये इनका संपादन भी इन्होंने किया है। आलोचना के रूप में सूर साहित्य और कबीर के विषय में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि क्या सही है क्या गलत है।